जो खबर मैं लेडी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मैं ऐसी थी कि जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मुझे मनीष की बातें याद आने लगी। मेरा सवाल सुनकर एकदम से घबरा जाना, मुझे बेमतलब डांट देना, गुस्सा करना, रात भर मेरे पति का अपनी माँ के कमरे में रहना, मेरी सास का यूं बेखबर होकर सोना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बेटा कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है। इतना बड़ा पाप सगी माँ के साथ मैं सोच भी नहीं सकती थी। तब तब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या कोई आदमी अपनी माँ के साथ ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकता है? मेरी अक्ल दंग थी। मुझे लग रहा था जो कुछ मैं डॉक्टर से सुनकर आई हूँ वो सब झूठ था। जो रिपोर्ट में दो हॉस्पिटलों में चेक कराई थी वो भी झूठी है। माँ बेटी की जो मोहब्बत और सम्मान मैंने अपने पति और अपनी सास में देखा था, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही न था। लेकिन हर गुजरी बात मनीष को ही मुजरिम साबित कर रही थी। और फिर मुझे एक ऐसा सबूत मिल गया जिनसे मनीष का असल रूप मेरे सामने लाकर रख दिया। जब मैं अपनी सास के कमरे में गई थी, और फिर सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही तनाव का रिश्ता रहता है। चाहे इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन दिल में कभी भी सास के लिए बहू के दिल में मोहब्बत नहीं होती, और न ही सास के दिल में बहू के लिए मोहब्बत होती है। जैसे कि इंसान माँ के लिए महसूस करता है या अपनी बेटी के लिए महसूस करता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। हालांकि शादी की पहली रात एक औरत के लिए बहुत खास होती है। बहुत सी बातें होती है जो वो अपने पति से करना चाहती है और अपने पति के मुंह से सुनना चाहती है। अपनी शादी की पहली रात को यादगार बनाना चाहती है। लेकिन मेरी शादी की पहली रात ही मेरी सास की नज़र लग गई थी। ना तो मेरी सास बहुत ज़्यादा बीमार थी, ना ही बिस्तर पे पड़ी रहती थी। ठीक ठाक थी, सेहतमंद थी और रंग और रूप भी सफेद था। बिल्कुल तरोताजा, कोई भी दिक्कत नहीं दिखती थी, बल्कि वो तो अभी तक जवान ही दिखती थी। लेकिन शादी की रात जैसे ही मनीष मेरे कमरे में आए तो अभी उन्हें बैठे कुछ ही देर हुई थी। अभी तो उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी। मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी तक नहीं पहनाई थी कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। मनीष फौरन से खड़े हो गए। घर में मेरे और मेरे पति और सास के अलावा कोई दूसरा न था, इसीलिए उस समय तो सास के अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता था। मनीष ने दरवाजा खोला तो मेरी सास सामने ही बड़ी बदहवास खड़ी थी। कहने लगी, मनीष, मेरे पाँव में फिर वही दर्द उठ रहा है। मेरी सास के चेहरे पे दर्द के आसार भी नजर आ रहे थे, जैसे कि वो बहुत ही तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो। मनीष कहने लगा, आप चले मम्मी मेरे साथ, मैं आपके पाँव की मसाज कर देता हूँ। ये कहकर वो अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर चला गया। मुझे लगा मनीष कुछ देर में वापस आ जाएगा, लेकिन पूरी रात मेरी आंखों में ही कट गई थी। मेरा इंतजार ही रहा, लेकिन मनीष नहीं आया। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं पूरी रात से इंतजार की सूली पे लटकी हुई थी। अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने उसी गुस्से में अपने कपड़े बदले और उसी गुस्से की हालत में लेट गई। ठीक है, माँ भी बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन शादी की पहली रात को वो आदमी कुछ देर के लिए भी मेरे पास नहीं आया था। मुझे अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। गुस्से के मारे मेरे आंसू निकलने लगे थे। मेरी सास इतनी भी बीमार नहीं थी कि मनीष पूरी रात माँ की सेवा में गुजार देता। अपना जी जलाते हुए न जाने कब मुझे नींद आई थी। मैं गहरी नींद में थी जब किसी ने मुझे झिंझोर कर उठाया था। मैंने मुंदी मुंदी आंखों से देखा तो सामने मनीष खड़ा था। कहने लगा, मैडम जी, कब तक सोने का इरादा है? वो बड़ा मुस्कुराकर मुझसे पूछ रहा था। जैसे ही मुझे वो रात वाली बात याद आई, मैंने गुस्से के मारे उसे कोई जवाब नहीं दिया और उठकर बैठ गई। मनीष कहने लगा, जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर आओ, मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया हुआ है। वो यूं बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर मैं वॉशरूम में चली गई। तैयार होने के बाद बाहर आई तो मेरी सास तरोताजा से टेबल को नाश्ते से भर रही थी। यूं लग रहा था जैसे नहा धोकर बाहर आई है। लग ही नहीं रहा था कि वो रात को इतनी बीमार थी कि रात भर बेटे से सेवा करवाती रही। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे पास आ गई।
मैंने झुककर आशीर्वाद लिया तो मुझे कंधों से उठाकर मेरे माथे को चूम लिया। कहने लगी, हमेशा खुश और आबाद रहो, हमेशा सुहागन रहो, आओ बैठो नाश्ता करो। मैं तो अपनी सास को देखकर हैरान थी। वो यूं जाहिर कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं चुपचाप खामोशी से टेबल पे बैठ गई। मनीष मेरे बराबर वाली कुर्सी पे बैठ गया। नाश्ते के दौरान मैंने सास से कहा कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरी बात पे उन्होंने मुस्कुराते हुए मनीष की तरफ देखा। कहने लगी, जिसका मनीष जैसा बेटा हो उसकी माँ को क्या हो सकता है। बस उसने मेरे पाँव की मालिश की और न जाने कब मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे तो फिर होश नहीं रहा। बस सुबह जाकर ही मेरी आँख खुली है। देखो तो 9 बज रहे थे, इसीलिए जल्दी जल्दी उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। मैं ये सोचने लगी, अगर मेरी सास रात को थोड़ी देर की मालिश से ही सो गई थी तो फिर मनीष कमरे में क्यों नहीं आया। मनीष नाश्ता करके चला गया तो मेरी सास कहने लगी, मेरा बेटा तुम्हें कैसा लगा। मनीष की आदत वैसे बहुत अच्छी है। जब वो मेरा इतना ख्याल रखता है तो तुम्हारा भी जरूर रखता होगा। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी। मैंने कहा, वो तो रात भर कमरे में आए ही नहीं। शायद आप गहरी नींद सो गई थी, लेकिन फिर भी वो आपके पांव दबाते रहे। मेरी बात सुनकर मेरी सास के माथे पे बल पड़ गए, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर कहने लगी, नहीं, वो तो मेरे सामने ही मेरे कमरे से जा चुका था। तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? मैंने तो खुद उसे कहा था कि बस करो मेरी सेवा और जाओ अपनी पत्नी के पास। बहू क्या सोचेगी? जितनी मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी, उतनी ही हैरत मेरी सास के चेहरे पे भी थी। फिर उन्होंने जैसे खुद को झटका था। कहने लगी, असल में उसने मेरी आदत को खराब कर दिया है। जब तक मनीष मेरे पाँव न दबाए, मेरे पाँव की मसाज न करे, मुझे नींद नहीं आती। रात होते ही मेरे पाँव में दर्द होने लगता है और वो मेरे पाँव की मसाज कर देता है तो मैं ऐसी गहरी नींद सोती हूँ कि पूरी रात मुझे होश नहीं रहता कि कहाँ हूँ। फिर तो मेरी आंख सुबह ही खुलती है। खैर, तुम चिंता मत करो बहू, मनीष घर आता है तो मैं उनके कान खींचती हूँ और उससे पूछती हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। नाश्ता करने लगी। लेकिन ये एक दिन की कहानी नहीं थी, अब ये रोज का रूटीन बन गया था। जब भी मनीष कमरे में आता, कुछ देर बाद ही मुझसे कहता, तुम सो जाओ, बस मम्मी के पैर दबाकर मैं अभी आता हूँ। और फिर मनीष कमरे से चला जाता और मैं उसका इंतजार ही करती रह जाती। 2-3 दिन तक यही तमाशा जारी रहा। तो फिर मैंने मनीष से पूछ ही लिया, मनीष आप रात को सोते कहाँ हैं? क्योंकि मम्मी जी के पाँव दबाने के बाद तो वो गहरी नींद में सो जाती हैं। उन्हें तो यही लगता है कि आप मेरे पास आ जाते हो। मेरी इस बात पे मनीष की रंगत उड़ी थी। वो कुछ परेशानी का शिकार हुआ था। कहने लगा कि असल में मैं मम्मी के पास ही पैर दबाता रहता हूँ। मुझे अपनी माँ की सेवा करके बहुत सुकून मिलता है। मैंने कहा, फिर मुझसे शादी क्यों की आपने? अपनी माँ की सेवा ही करते रहते। अगर पत्नी लाए हो तो उसके कुछ हक भी होते हैं, जिन्हें पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर मनीष ने मुझे गुस्सीली नजरों से देखा था। कहने लगा, बस मुझे इसी बात का डर था। ये जो पत्नी नाम की आफत होती है ना, घर में कदम रखते ही बेटे को उसकी माँ के खिलाफ करना शुरू कर देती है। ऐसा जहर भरती है कि बेटे माँ को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। इसीलिए मैं शादी के खिलाफ था। लेकिन मेरी माँ को न जाने क्या शौक था बहू लाने का। मुझे तो पहले ही पता था कि कोई भी लड़की हो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं अपनी माँ की इतने दिल से सेवा करता हूँ। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि मनीष मुझसे ये सब बातें कहेंगे। मैंने तो एक आम सी बात कही थी, लेकिन उन्होंने तो इसका मतलब उल्टा ही ले लिया था। मैंने कहा, मनीष मुझे भला क्या तकलीफ हो सकती है कि आप अपनी माँ की सेवा करें? बेशक करे, लेकिन जब वो गहरी नींद सो जाती हैं तो वापस कमरे में आ जाया करे। मैं भी कुछ सपने सजाकर इस घर में आई हूँ। आपको मेरे जज्बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर मनीष खामोश हो गया, फिर किसी गहरी सोच में डूब गया।
कभी मुझे देखता, कभी नजरें चुरा लेता, फिर गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वो तो मैं गहरी नींद की तुम्हारी खराब नहीं करना चाहता, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसीलिए नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए तुम भी बहुत अहम हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। उस रात ही मनीष कुछ देर बाद कमरे में आ गया था। काफी देर तक मुझसे बातें भी करता रहा, लेकिन उसकी बातों में ज्यादा उसकी माँ की बात नहीं थी। ये कहता रहा कि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी हम दोनों की मोहब्बत के बीच में मत आओ, वरना पछतावे के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मनीष बात तो मुझे नॉर्मल शब्दों में ही कह रहा था, लेकिन उसके शब्द मुझे अंदर से चुभ कर रह गई थी। ठीक है, मनीष को अपनी माँ से मोहब्बत थी, लेकिन वो क्या समझता था कि मैं उसकी माँ से उसे अलग कर दूंगी। शायद हमारे समाज में भी ये बात बहुत आम हो गई है कि लड़कियां आते ही अलग घर की जिद करने लगती है। इसीलिए मनीष मेरे बारे में ये सोच रहा होगा। ये सब सोच सोचकर मैंने खुद को समझा लिया था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उन माँ बेटों को अलग कराती। खैर, मनीष की बाहों में ये मेरी पहली रात थी। शादी की पहली रात तो मनीष कमरे में आए ही नहीं थे, और उसके बाद भी न जाने कितनी रातें मैंने तड़प कर गुजारी थी। आज जब मनीष ने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मैं सब कुछ भूल गई, क्योंकि मैं अपनी इस रात को यादगार बनाना चाहती थी। बहुत जल्द ही मैंने किचन भी संभाल लिया था और अपनी सास की जी जान से सेवा भी करती थी। उनका व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, बिल्कुल वीडियो वाला। ये देखकर मनीष भी बहुत खुश था। एक रात मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बराबर वाली साइड खाली थी। मैंने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे कुछ प्यास महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मुझे लगा शायद मनीष ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे होंगे। अक्सर वो नींद न आने की वजह से रात को ड्राइंग रूम में टीवी देख लिया करते थे, लेकिन ड्राइंग तो बिल्कुल खाली पड़ा था। घर में सिर्फ 3 ही कमरे थे। एक ड्राइंग रूम था, एक मेरी सास का कमरा और एक हमारा। ना तो मनीष ड्राइंग रूम में थे, ना ही गैलरी में। मुझे लगा शायद अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। मैंने पानी पिया और वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने गहरी नींद से उठी थी, इसलिए अभी तक मेरे ऊपर नींद का असर था और मेरी आंखों में खुमारी थी। लेकिन मुझे अपनी सास के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और वो सुनकर तो मेरी नींद एकदम से भाग गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सास के कमरे में कोई और भी है, और मनीष के अलावा तो घर में कोई भी मर्द न था। मैंने सोचा कि चलो मैं सास के कमरे में झांक कर देखती हूँ। अगर मनीष हुए तो मैं उन्हें बोलूंगी कि वो आ जाए। कब तक माँ के पांव दबाते रहेंगे। रात के 3 बज रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सास के कमरे का दरवाजा का हैंडल घुमाया, कमरा अंदर से लॉक था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। घर में कोई भी तो गैर नहीं था। फिर भला मनीष का क्या मकसद था कि वो अपनी माँ का कमरा लॉक करके उनके पैर दबाए। मैंने हल्की हल्की कमरे पे दस्तक दी। जैसे ही दस्तक की आवाज अंदर तक पहुंची, अंदर की बातें करने की आवाज एकदम बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। मैंने फिर से कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार मायूस होकर मैं अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं बेड पर लेटी, कुछ ही देर बाद मनीष भी कमरे में दाखिल हुआ। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। मुझे जागता देखकर कहने लगा, सोई नहीं तुम अभी तक? मैंने कहा कि मैं मम्मी के कमरे के दरवाजे पे दस्तक दे रही थी, आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मेरी बात सुनकर मनीष के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा, अब तुम हम माँ बेटे की जासूसी पे उतर आई हो। रात को उठ उठ कर ये देखोगी कि मैं अपनी माँ की सेवा कैसे करता हूँ।
मनीष मुझसे बहुत ही उखड़े हुए शब्दों में बात कर रहा था। मैंने कहा, मनीष, आप हर बात का गलत मतलब क्यों लेते हैं? मैं तो ये सोच कर गई थी कि सुबह आप ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और फिर देर रात तक अपनी माँ के पाँव दबाते रहते हैं। आपको भी आराम की जरूरत है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया। कहने लगा, अच्छा बस बस, ये चापलूसी भरी बातें मेरे साथ मत करो। मैं अच्छी तरह से औरत की नेचर को जानता हूँ। आज के बाद खबरदार, जो तुमने मेरी माँ के कमरे में अंदर झांकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता था कि मनीष सिर्फ अपनी माँ के मामलों में इतने सख्त मिजाज क्यों हो जाते हैं। हालांकि वैसे मुझे ठीक से बात करते थे, मुझे घुमाने फिराने भी ले जाते, कभी कभी बाहर से खाना लाकर दे देते, तो कभी कभी कहते, चलो बाहर होटल में खाना खाते हैं। अगर कोई चीज मंगवानी होती तो वो फौरन से लाकर दे देते, कभी भी मना नहीं करते थे। लेकिन जहाँ बात उनकी माँ की आती, वो यूं नजरें बदलते कि जैसे मैं उनसे सबसे बड़ी उनकी दुश्मन हूँ। मैं अभी इन्हीं उलझनों में उलझी हुई थी कि एक दिन मनीष मुझसे कहने लगा कि आज रात भर वो घर नहीं आएगा क्योंकि अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस जा रहा है और रात भर वहीं रुकेगा। फिर मुझसे कहने लगा, ऐसा करना तो माँ के कमरे में ही रुक जाना, थोड़ी देर बैठ जाना, उनके पाँव दबा देना, जब वो सो जाएं तभी तुम जाकर अपने कमरे में सो जाना। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी सास के पाँव दबाए, वो सो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उनके पैरों का मसाज करना चाहा, मैंने देखा उनके पाँव और पाँव के कुछ ऊपर के हिस्से पे नाखूनों के निशान थे। ये देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरी सास नींद में थी, लेकिन नींद में भी बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी से अपना हाथ छुड़ा रही हो। ये समझ से बाहर था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। मुझे लगा शायद कोई डरावना सपना देख रही है। मैंने उन्हें झिंझोर कर उठाना चाहा, लेकिन वो इस कदर गहरी नींद में थी कि होश में नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे उन्होंने नींद की कोई हैवी डोज ली है। खैर, मैं समझ गई थी कि रात को मुझे उनके कमरे से बातें करने की आवाजें क्यों आती है। शायद मेरी सास को नींद में बड़बड़ाने और बोलने की आदत थी। मैं भी पूरे दिन की थकी हुई थी, इसीलिए अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह मेरी आंख खुली, कुछ अजीब से शोर से खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की तबीयत बहुत खराब हो और वो उल्टियाँ कर रहा हो। मैं फौरन से उठकर बाहर आई तो आवाज मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं फौरन से अपने सास के कमरे में गई। उनके वॉशरूम में गई तो वो उल्टियाँ कर रही थी। उनकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। ये देखकर मैं भी परेशान हो गई। मैंने उन्हें कमरे में लाकर बिठाया। वो कहने लगी, ऐसा करो, मनीष को फोन कर दो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। उनके चेहरे का रंग भी मुझे एकदम से पीला पीला सा लग रहा था। मैंने फौरन मनीष को फोन किया, लेकिन वो कहने लगा, मैं यहाँ फार्म हाउस में फंस गया हूँ। फार्म हाउस की तरफ बहुत तेज तूफानी बारिश हुई है और सारे रास्ते लगभग बंद है, इसीलिए मैं शायद शाम तक ही वापस आऊंगा। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी सास की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, इसीलिए मैंने फौरन से एक रिक्शा लिया और सास को बिठाकर डॉक्टर के पास ले आई। लेडी डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी लो हो गया है और इन्हें ड्रिप लगेगी और 2-3 टेस्ट भी कर लिए हैं। और उसके बाद जो खबर उसने मुझे सुनाई, वो सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी। वो कहने लगी, तुम्हारी सास माँ बनने वाली है और इस उम्र में अगर ये सवाल इस हालत से गुजरेंगी, ये जाहिर सी बात है कि इन्हें ज्यादा तकलीफ होंगी। मेरे दिमाग में तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये कहते हुए मेरी आवाज हलक में अटक रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमने 2 बार टेस्ट रिपोर्ट चेक की है, क्योंकि हमें भी इस बात का विश्वास नहीं आ रहा कि वो इस उम्र में माँ बनने जा रही है, इसीलिए हमने आपकी सास के 2 बार टेस्ट किए हैं।
मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। मेरी सास एक विधवा औरत थी। मेरे ससुर को मरे हुए कई साल गुजर चुके थे। ये कैसे मुमकिन था? मेरा दिमाग सोचने समझने से बंद हो चुका था। ड्रिप और इंजेक्शन के बाद मेरी सास की हालत कुछ अच्छी हो गई थी। मैं उन्हें घर लाने के बजाय दूसरे अस्पताल ले गई। वहां जाकर मैंने दोबारा से उनका चेकअप करवाया क्योंकि मुझे अभी भी रिपोर्ट पे शक था। लेकिन जवाब वही आया जिसका मुझे डर था। वो वाकई प्रेग्नेंट थी। ये बात मैंने अपनी सास से नहीं कही थी, लेकिन ये बात मेरे अंदर उधम मचा गई थी। रात भर तो मनीष माँ के कमरे में ही होते थे। जो कुछ मेरे दिमाग के पर्दे पे आ रहा था वो सोचना भी मुझे पाप लग रहा था। मैं जिस दिमागी तकलीफ से गुजर रही थी उन्हें शब्द नहीं दे पा रही थी। मेरी सास हर बात से अनजान निढाल हो रही थी और मेरा ये हाल था कि काटो तो खून नहीं। मेरे दिमाग में उठने वाले सवालों ने मुझे दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। कोई भी सगा बेटा भला अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं जब तक घर पहुंची थी मैं बेजान सी हो चुकी थी। मेरी सास खुद अलग परेशान थी अपनी तबीयत की वजह से, इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई थी। जो खबर मैं लेडी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी मैं पत्थर की बन चुकी थी। मुझे मनीष की सारी गुजरी बातें याद आने लगी थी। मेरे सवालों को सुनकर मनीष का एकदम से घबरा जाना, मुझे बिना मतलब डांट देना, मेरे ऊपर गुस्सा करना, मेरी सास का यूं बेखबर होकर सोना। लेकिन कोई सगा बेटा कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है? सगी माँ के साथ इतना बड़ा पाप मैं भी सोच भी नहीं सकती थी। टप टप कैसे मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या कोई आदमी अपनी माँ के साथ ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकता है? मेरी अक्ल दंग थी। मुझे लग रहा था जो कुछ मैं डॉक्टर से सुन आई वो सब झूठ है। वो रिपोर्ट जो मैंने दो हॉस्पिटलों में कराई थी वो भी झूठी है। माँ बेटे की जो मोहब्बत और सम्मान मैंने अपने पति और सास में देखा था, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन हर गुजरी बात मनीष को ही मुजरिम साबित कर रही थी। फिर मुझे एक ऐसा सबूत मिल गया जिसने मनीष का असल रूप मेरे सामने लाकर रख दिया। जब मैं अपनी सास के कमरे में गई और फिर सामने साइड टेबल पे रखी तेल की शीशी मैंने ली और वो लेबोरेटरी में मैंने दे दी। मैंने कहा मुझे इसकी रिपोर्ट जल्द ही चाहिए। उसकी रिपोर्ट से मेरे सारे शक दूर हो गए थे। मेरे लिए ये नाकाबिलियत बर्दाश्त हकीकत थी। इस तेल में नशा डाला गया था। वो पैर के तलवों पे लगा था और फिर वो नशा शरीर के अंदर चला जाता था और इंसान को बेहोश कर देता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत भी कर सकता है। शाम को जब मनीष घर आया तो मैं अपनी सास को नींबू पानी पिला रही थी। मेरी सास की हालत देखकर मनीष परेशान हो गया। मेरी सास ही मनीष से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो वो मुझे अपनी माँ की खैरियत पूछने लगा कि क्या हुआ था माँ को, डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने कहा आप कमरे में चले, मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मैं उन्हें कमरे में ले गई और सारी रिपोर्ट उनके सामने रख दी, जिन्हें पढ़कर मनीष के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो मुझे अविश्वास से देखने लगा, फिर वो रिपोर्ट दूर फेंक दिया और कहने लगा ये सब कैसे हो सकता है, मेरी माँ भला। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आई अपनी माँ से ये जवान सब सुनते हुए? आपने खुद ही अपनी सगी माँ के साथ ये सब। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी जब एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ा था। मनीष कहने लगा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बकवास कर रही हो। मैंने कहा जो आपके अलावा घर में कौन है? रात भर आप अपनी माँ के कमरे में क्या करते हैं? उन्हें क्यों नशे का तेल लगाते हैं? मेरी बात सुनकर मनीष की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन वो लड़की मेरी माँ को पसंद न थी। इसीलिए तेल लगाकर जब मेरी माँ गहरी नींद सो जाती तो मैं उनके कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर उसी लड़की से मिलने जाता था।
क्योंकि मेरी माँ मुझ पे नजर रखती थी। अगर माँ नहीं सोती तो मैं अपनी प्रेमिका से मिलने नहीं जा पाता। तुमसे शादी हुई तो वो लड़की बहुत रोई। उसने हमारी शादी की पहली रात को खुदकुशी करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो रात मुझे उसके साथ गुजारनी पड़ी। मैं उसी के पास जाता हूँ, लेकिन मेरी माँ के साथ ये सब किसने किया ये मैं नहीं जानता। ये सब कुछ मेरे लिए एक नया खुलासा था जिसने मेरी पूरी हस्ती ही हिलाकर रख दी थी। खैर, अगली रात मेरी सास के कमरे में मनीष खुद छिप गए थे। वो गली का चौकीदार था जो मनीष को खिड़की से बाहर जाता देखकर उसी खिड़की से अंदर आ जाता और मेरी सास के साथ गलत काम करता था। जो खेल मनीष मोहब्बत के नाम पे एक लड़की के साथ खेल रहा था, तो वो उसकी माँ भी उसी में पकड़ में आ चुकी थी। उस चौकीदार को मनीष ने बहुत मारा, अपनी माँ का एबॉर्शन भी करवाया। जिस लड़की के पास मनीष जाता था वो अच्छे किरदार की न थी। जब उस लड़की की सच्चाई मनीष को मालूम हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं मनीष को छोड़कर अपनी माँ के घर आ चुकी थी और मैंने तलाक का केस भी दर्ज कर दिया था। मनीष अब मुझसे माफी मांगता रहता है, लेकिन क्या ये मेरे लिए आसान था? क्या हर बार औरत मर्द की ऐसी गलतियों को सिर्फ इसीलिए माफ कर दे कि उसका घर बस जाए? क्या ऐसे पति को पत्नी माफ कर दे ताकि उसका घर बसा सके और वो दुनिया के सामने सर उठाकर चल सके, या फिर ऐसे पति से तलाक ले लेनी चाहिए? आज की कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।